प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी बिल को यानी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। प्रश्न पढ़ते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो जहाँ भी नहीं है आए उसे ध्यान से गौर से पढ़िएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। जल्दबाजी में कई बार ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। यहाँ तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि धन विधेयक केवल भारत की संचित निधि के विनियोग से संबंधित होता है। यहाँ विनियोग का मतलब उपयोग करना है। इस प्रश्न के बाकी तीनों कथन सही हैं। धन विधेयक के बारे में आपको बता दें, इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। इसी विधेयक के जरिए संसद किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करती है या इस व्यय की रकम को बढ़ा सकती है। यदि सवाल बने कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करेगा, तो इसकी शक्ति लोकसभा के स्पीकर को दी गई है। वो जो भी तय करेंगे वो अंतिम होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि धन विधेयक साधारण विधेयक से कुछ अलग होता है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। एक तो यह कि इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित यानी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। पुनः स्थापित का मतलब हुआ कि जब किसी बिल को किसी सदन में पहली बार पेश करते हैं। दूसरी बात यह कि राज्यसभा में जब यह बिल भेजा जाता है तो उसे इस मामले में थोड़ी बहुत शक्तियां दी गई हैं। जैसे राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन ही होते हैं कि वह इस पर विचार करे। मान लीजिए कि इस दौरान कोई विचार नहीं भी किया गया तो वह दोनों सदनों से उसी रूप में पारित माना जाता है जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा इस बिल में कोई संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, वह कुछ सिफारिशें भेज सकती है, लेकिन अब यह लोकसभा की मंशा पर है कि वह उन्हें माने या न माने। ये सभी बातें हमें अनुच्छेद 109 में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये कि इस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 108 में लिखा गया है। वहीं अनुच्छेद 111 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक की तरह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। हालांकि वे इस पर अनुमति रोक सकते हैं और दे भी सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी यह सवाल भी उठता है कि यह बिल पहली बार लोकसभा में ही क्यों आ सकता है, राज्यसभा में क्यों नहीं? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि इस बिल में कुछ जरूरी मदों से संबंधित बातें होती हैं, जैसे भारत की संचित निधि से धन का उपयोग करना। लेकिन एक बात और है कि संविधान के अनुच्छेद 107 के मुताबिक लोकसभा जब विघटित होती है तो लोकसभा के कुछ बिल लैप्स हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ऐसा ना हो कि कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश हो और वो नई सरकार की इच्छा के मुताबिक न हो। हर नई सरकार अपने हिसाब से मदों का निर्धारण करती है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक केवल भारत की संचित निधि के विनियोग यानी उपयोग से संबंधित होता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कथन है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है। अब आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों, उनके कार्यों और दूसरी चीज़ों से जुड़े प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। साथ ही इस पूरे सेक्शन को राज्यपाल से तुलना करते हुए भी पढ़ना चाहिए। इस सवाल से जुड़े संविधान के दो अनुच्छेदों पर हम नज़र डाल देते हैं, अनुच्छेद 54 और 55। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सांसद और विधायक भाग लेंगे, उनका जिक्र अनुच्छेद 54 में किया गया है। इनमें संसद के दोनों सदनों के केवल चुने हुए सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक ही भाग लेते हैं। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के केवल चुने हुए सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक ही भाग लेते हैं। यानी जिन सदस्यों को राष्ट्रपति या राज्यपाल नॉमिनेट करके भेजते हैं वे इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। एक खास बात यह भी है कि इस चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं से चुने हुए विधायक भी भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और पूरा मतदान गुप्त तरीके से किया जाता है। इस चुनाव के लिए हर एक सांसद और विधायक के वोट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब सवाल है कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए अनुच्छेद 55 में एक फॉर्मूला दिया गया है। विधायकों के लिए अलग और सांसदों के लिए अलग। विधायकों के वोट का मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है, लेकिन विधायकों की कुल संख्या का 1000 से गुणा भी किया जाता है। अगर 1000 के उन गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं आता तो हर एक विधायक के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाता है। अब चूंकि हर राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या अलग अलग है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर राज्य में विधायकों के वोट का मूल्य भी अलग अलग होगा। इसलिए कथन एक सही है। लेकिन सांसदों के वोट का मूल्य अलग अलग नहीं होता। क्यों? क्योंकि संसद में निर्वाचित सांसदों की संख्या फिक्स्ड है और चूंकि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोट के मूल्य की अलग अलग गणना नहीं होती, इसलिए कथन 2 गलत है। सांसदों के वोट का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के वोट के मूल्य का जो योग आता है उसे सांसदों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अतिरिक्त नयाचार यानी एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? पहला कथन है असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। दूसरा है सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। तीसरा है देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी NSG से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। और चौथा है देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। 2009 में भारत सरकार ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल को स्वीकार करने का फैसला लिया था। इसके बाद मई 2009 में दोनों ने एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले भारत और IAEA के बीच फरवरी 2009 में इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। अब आइए समझते हैं कि यह एडिशनल प्रोटोकॉल है क्या। दरअसल जो भी देश न्यूक्लियर मटेरियल का यूज करते हैं, IAEA उसके यूज के तौर तरीकों पर नजर रखता है कि कहीं इन असैनिक परमाणु रिएक्टर्स का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है। इसके लिए IAEA और देशों के बीच कुछ सेफगार्ड्स एग्रीमेंट किए जाते हैं। एडिशनल प्रोटोकॉल इन समझौतों को मजबूती देता है।
इस प्रोटोकॉल के बाद भारत के सभी असैन्य परमाणु रिएक्टर IAEA के सेफगार्ड्स के अंतर्गत आ गए हैं। यानी IAEA अब भारत में इस बात का निरीक्षण कर सकता है कि भारत के असैन्य परमाणु रिएक्टर्स का शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। आपको बता दें कि 2020 में भारत IAEA के रैनेट यानी रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क में शामिल होने वाला 35वां देश बन गया है। रैनेट देशों का ऐसा समूह है जो परमाणविक या विकिरण घटनाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करते हैं। RANET के जरिए सदस्य देश आपातकाल के दौरान अपनी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं की क्षमताओं को रजिस्टर कर सकते हैं। IAEA संगठन के बारे में विस्तार से आप हमारी इस वीडियो में जान सकते हैं। इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, USA। उपर्युक्त में से कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं? 1, 2, 4 और 5, 3, 4, 5 और 6, 1, 3, 4 और 5 या फिर 2, 3, 4 और 6। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान। दोस्तों, ऐसे सवालों में ज़रूरी नहीं कि जब हम सभी फैक्ट्स जानते हों तभी सही आंसर दे पाएं। इस बात को ध्यान पे रखना है। अगर आपको यह पता हो कि इनमें से कौन सा सही नहीं है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ देखिए, कनाडा और USA आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार नहीं हैं। ऐसे में जब कनाडा दो विकल्पों A और D में शामिल है तो वे दोनों अपने आप गलत हो जाएंगे, तो बचे B और C। अब चूंकि अमेरिका B में शामिल है तो वह भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह हम सही उत्तर यानी C तक पहुंच गए। लेकिन अब दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो मान लीजिए हम श्योर हैं कि इसमें चीन तो शामिल है लेकिन अमेरिका नहीं है, और कनाडा के बारे में हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर? हम देखेंगे कि चीन यानी 3 किस किस ऑप्शन में है। यहाँ 3 केवल B, C और D में शामिल है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब चूंकि B और D में अमेरिका यानी 6 भी जुड़ा हुआ है तो हम B और D को गलत मान लेंगे, क्योंकि हम श्योर हैं कि अमेरिका आसियान से मुक्त व्यापार नहीं करता। तो यह भी एक तरीका है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जिन देशों ने आसियान के साथ FTA किया है उनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग। आसियान और उसके मुक्त व्यापार भागीदारों के बीच लंबे समय से एक समझौते पर बात चल रही है और वो है RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। गौरतलब है कि अभी हालिया डायलॉग में भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत को खतरा था कि कहीं भारत के किसानों और घरेलू छोटे उद्योगों को भारी नुकसान न उठाना पड़े, और इस पर IAS में पहले ही सवाल पूछा जा चुका है। चूंकि भारत सरकार का हालिया फैसला काफ़ी अहम है, इसलिए हो सकता है कि इस समझौते के भारत पर पड़ने वाले असर पर कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब आज के सेशन का आखिरी सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। दूसरा कथन है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है। अब आइए इसको एनालाइज करते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए हम एक बार अनुच्छेद 178 को देखते हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक विधानसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, यानी अध्यक्ष को उस सदन का सदस्य होना ही चाहिए। मान लीजिए किसी सदस्य ने अपनी सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया तो वह सदस्य नहीं रहेगा, तब वह सदन का अध्यक्ष कैसे रह सकता है? इसलिए कथन एक सही है। इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो पहली बात कि वह किसी वजह से सदन में अपनी सदस्यता खो दे या सदन उसे तत्कालीन बहुमत पारित कर उस पद से हटा दे। ये सभी प्रावधान हमें अनुच्छेद 179 में देखने को मिल जाएंगे। इसी अनुच्छेद 179 में एक बात और लिखी है कि जब विधानसभा का विघटन हो जाता है
तो विघटन के बाद होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, यानी वह तुरंत इस पद से नहीं हटता। इसलिए हमारा कथन 2 गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, संविधान के इस पोर्शन को हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से तुलना करते हुए पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर से 5 सवालों के साथ मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए। सवालों को बार बार दोहराते रहिए। जो पीछे सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, उन्हें सरसरी निगाह से देखते रहिए ताकि आप यूज्ड टू हो सकें उन सवालों से।